आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सलीम आरिफ और मैं हूं इस वक्त मैट्रिक्स साउंड लैब में, जहां नेपरविल, इलिनॉय में मैट्रिक्स रेडियो के लिए, और बात कर रहा हूं एक ऐसे फ़नकार के साथ जिनसे आपकी मुलाकात कल होगी मगर हमारी आज हो रही है। मैं मुखातिब हूं सागर भाटिया साहब से, जिनको बहुत से लोग सागर वाली कव्वाली के नाम से भी जानते हैं। सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया सर बुलाने का। अरे थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सागर वाली कव्वाली, आज के दौर में कव्वाली को लेकर आपने जो नाम से जोड़ा है, उसकी कोई ख़ास वजह? बचपन से ही मुझे नुसरत साहब को सुनना पसंद था जी और मान साहब को मैं अपना आइडल मानता हूँ। जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे जी। तो उससे सागर वाली कव्वाली आप कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। जो मैं कव्वाली करता हूँ वो एग्जैक्टली कव्वाली नहीं होती, वो कव्वाली बैठ के की जाती है। मैं वही देख रहा था, मैं क्या। और मान साहब कभी बैठे नहीं। हाँ, मुझे ना मैं बहुत याद आई उनकी जब मैंने आपके वीडियोस देखे। मैं तो बस उनको देख के रो देता हूँ, इतनी अच्छा। मोहब्बत है मेरे को उनसे। और अगर आज नुसरत साहब होते जी तो वो मेरे लिए सेम वाइब होती। ना मैं उनके जैसा बन सकता हूँ, ना मैं उनके जैसा बन सकता हूँ, लेकिन अपने पिता से जी बच्चे सीखते हैं। तो आप मुझे उनको मेरा पिता ही मान लो, बस मैं उनसे सीख रहा हूँ और जी। कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को कभी कव्वाली आर्टिस्ट नहीं कहा। जो मैं करता हूँ वो सागर वाली कव्वाली होती है। हाँ, उसका एक अपना रंग है। अपना एक रंग है जिसमें उसका जो आपको जी मान साहब कभी नहीं बैठे तो मैं भी कभी नहीं बैठूंगा। नहीं, वो और बहुत बड़ी बात नुसरत है। साहब के गाने सबके जहन में है, मेरे भी जहन में है, और मैं उनको तो टच ही नहीं कर सकता। तो मैं उनसे परमिशन लेके जहाँ पर भी हैं वो, उनके गानों से थोड़ी सी छेड़खानी करके नुसरत साहब और मान साहब को मिला के अपने आप को उसमें प्रेजेंट करता हूँ, और उसको पूरी दुनिया प्यार दे रही है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। क्या बात है। जबकि शुरू के दिनों में मैंने कहीं पढ़ रहा था कि आपने शुरुआत की चंडीगढ़ के स्कूल हाँ जी। से, फिर म्यूज़िक्स में आपका लगाव था, पढ़ाई से उतना नहीं था, फिर आपने गिटार भी सीखा। जी। उसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, जब हम छोटे थे तो एक दिमाग में एक फैसिनेशन भी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ सीखना चाहेगा ना, कोई बच्चा। उस दौर में तो ऐसे ही होता था कि जिसको बढ़िया कुछ म्यूजिक में करना, गिटार उठा लो। अच्छा। तो सीखना तो मैंने उस हिसाब से शुरू किया था। जी पर पता नहीं कुछ पीछे भगवान की दुआ होगी कि मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ गई उस चीज़ के लिए। जी तो मैंने गिटार क्लास लेनी शुरू करी। तब ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं होते थे लाइफ में कि गिटार की क्लास को मैं साल तक चला पाऊँ। बड़ी मुश्किल से 2400 रुपये मिले थे मुझे अपनी मम्मी से, और 3 महीने की क्लास हुई थी। और उस 3 महीने में मैंने कुछ ज़्यादा ही, टीचर जो देते थे डबल मेहनत करके ज़्यादा सीख लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 6 महीने ही लगेंगे। मैंने कहा सर मेरे को आ गया है। तो बस ऐसे करते करते वो छूट गई क्लास। फिर डिटैच होने लगा। मैंने कहा नहीं। फिर आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन जागरणस, बिकॉज वो सबसे ईजी था मेरे लिए। मैंने नरेंद्र चंचल जी के साथ भी बजाया है गिटार, और बाकी बहुत सारे जागरण में बजाया है गिटार। तो मेरा दौर कुछ ऐसा था कि म्यूज़िक से अलग नहीं रहना। तो रात को मैं जागरण करता था, जी सुबह मैं स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक सिखाता था, दोपहर को मैं घर में बच्चों को म्यूज़िक सिखाता था। क्या बात है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने कहाँ से सीखा, तो मैंने उन्हीं बच्चों से सीखा। क्या अगर बात एक बच्चे ने बोला कि मुझे गाना बजाना सीखना है, जी तो उसको सिखाने के लिए पहले मुझे सीखना पड़ता था। तो सारी सारी रात बैठ के वो गाना निकालना, बस ऐसे करते करते उनके करम से मुझे म्यूज़िक थोड़ा बहुत आ गया। और ये जो सूफियाना रंग आया आपके संगीत में, वो उसकी नुसरत साहब, मान साहब का आपने रेफरेंस तो दिया, कोई और वजह खास? हाँ, तो मेरी मॉम कहती थी कि तेरी आवाज़ कैलाश खेर जैसी लगती है। अच्छा। और तभी वो सेंसेशन ऐसी थी ना, जी तो मैं जहाँ भी गाता था, प्रीत की लत मोए ऐसी लागी सैयां, ये 2 गाने, कहीं भी गाने। जी एक और भी दौरा है मेरी ज़िंदगी में, उसमें भी मैंने उन्हीं गानों ने मेरे को साथ दिया। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मुझे ढोलक, तबले, हारमोनियम, जी इन तरीके की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो गई थी। मतलब रादर देन प्लेइंग गिटार, रादर देन डूइंग इट रॉक वाइब, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा कर कि सूफ़ी भी रहे और रॉक भी रहे। तो फिर मैंने सूफ़ी रॉक बैंड बनाया था ऐसे करके। हाँ। और आवाज़ और उसका थोड़ी सी नाम भारी है। रखा था द सोल। उसका नाम रखा था द सोल। इसलिए रखा था क्योंकि सच्चाई से करना जो करना है, आत्मा से करना जो करना है, तो इसलिए उसका नाम द सोल रखा था। ये दौर था उस टाइम। और उसके बाद जब आप मुंबई तक की जो आपकी यात्रा हुई है, जैसे कहना मुंबई चाहिए, तक की यात्रा भी एक, दिल्ली से लेकर, क्योंकि आसान नहीं है इस भीड़ में जगह बनाना। बहुत सही बात है, लेकिन कई साल लग गए सर। हाँ, वो लगते हैं, मगर जहाँ पहुँचे हैं वो भी मुश्किल से पहुँचते हैं लोग। मतलब तो ये पहला पड़ाव है।
ये कह सकता हूँ मैं इसको। जी। और यूएस में आने के लिए जो पहला आपका चांस इस बार बना, तो आप बिल्कुल बहुत आई खुशकिस्मत थिंक हूँ। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको परफॉर्म करते हुए देखें, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद एक ऐसा परफॉर्मर देखा जो स्टेज पर जाकर बदल जाता है। ये वो नहीं लगते जो यहाँ बैठे हुए हैं, और इसकी जो भी वजह हो, लेकिन वो एक गुण है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। वो मुझे लगता है वो मानसा भी हैं उसकी वजह। आप जब अच्छा। मानसा आपको नॉर्मली देखेंगे जी। तो उनका ऑरा अलग होता है, और हाँ। जब वो अपना अटायर पहनते हैं ऑन जी। स्टेज तो अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। और मेरी ज़िंदगी में भी ये था कि कुछ ऐसा जिससे मैं कंफर्टेबल ना फील करूं, जिससे मुझे जी। वाइब आए, और जो मैं पहनता भी हूँ, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं एक्सेप्ट था पहले, जी। पर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कुछ ऐसा ही पहनना चाहता हूँ लाइफ में, जिसमें हाँ। मुझे भी रूहानियत लगे खुद जी। में। तो जनरली जब भी मैं वो कपड़े पहनता हूँ उसके बाद मुझे सच में याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं वो उतारता हूँ तो फिर मैं ऐसे ही हो जाता हूँ जैसे हूँ। तो ये एक वजद का सा एक मुझे माहौल पता होता नहीं है, किसी एक की तो हाल सा, किसी की एक तो इनलाइटनमेंट जैसा एक, बिल्कुल सच है। क्योंकि वो मान साहब भी मेडिटेट करने के बाद जब वो स्टेज पर जाते हैं तो ही द ट्रांसफॉर्म्ड मैन, वो तो बिल्कुल। एक बड़ा गुण है। मैं लेकिन सबसे शेयर करना चाहूँगा एक बात, जी। जिस तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते हो जी। उसी तरीके से मैं भी अपनी वीडियोस देखता हूँ, अच्छा। और कभी कभी हंस देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। और ये सच है, इसमें जी। कुछ मॉडेस्ट होने के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कई कई बार क्या होता है, जी। आप लोग सब एंटरटेन होते हो, पर कभी कोई ये नहीं सोचता कि मैं कब एंटरटेन होता हूँ। मैं तब एंटरटेन होता हूँ जब मैं उसी एंटरटेनर को देखता हूँ। मैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, और शायद मैं उनको बोर भी कर देता हूँ कि एक बार मेरे साथ देखो मैंने कल क्या किया है शो में, मेरे को पता तो चले। तो हर शो के बाद मैं उसकी वीडियोस घर जाके देखता हूँ पूरी रात। अरे तो आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं। बिल्कुल। अच्छा। आपने ये जो टाइटल्स, एक गिल्टी आपका एक बड़ा चर्चित रहा, उसकी कोई खास वजह? उस टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है किसी भी गाने के लिए। पहले तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक कोशिश, जो जी। एक कहानी है, जी। जिसका नाम मैंने गिल्टी रखा, लेकिन उस पूरे गाने में गिल्टी नहीं है, हाँ। वो मेरे बहुत ही बुरे समय का एक गाना है, जिसे जी। शायद बनाने की ना हिम्मत थी ना फाइनेंसिस थे, जी। पर लिखा हुआ था, क्योंकि वो एक अच्छा। सच्ची कहानी है। ओके। और उसका नाम गिल्टी इसलिए रखा क्योंकि जब आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती है ना, तो उसको जी। वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही शख्स मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत खास हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट टू राइट अ सॉन्ग। जब तक मैंने किसी का नाम भी नहीं दिया और ना उसमें कोई वजह दी, लेकिन गिल्टी हुई, और जिसको गिल्टी थी उस इंसान तक वो बात पहुंच गई कि ये मेरा ही है, तो ये मेरी जीत थी। और ये कोई ऐसा गाना नहीं था कि मैं उसको लोगों तक पहुंचाऊं। कहते हैं ना, अच्छा। कभी कभी कहानी होती है जो जी। कहने का मन करता है, तो बस मैंने कह के रखी हुई है। लेकिन उसका असर तो हुआ। असर हुआ, जिन लोगों को वो समझ आई जी। उनके लिए वो बेहतर है। मैंने कभी उसको प्रमोशनल सॉन्ग नहीं समझा, मैंने उसको प्रमोट नहीं किया, जी। बस उसको डाल दिया कि ये गाना एक है। क्योंकि वो बिल्कुल आपके काम में अलग है, वो बिल्कुल वाकई- अलग है मुझसे। और मेरे जितने भी गाने मैं लिखता हूँ, जी। ये भी सच्चाई है कि आई हैव रिटन मोर देन 100 सॉन्ग कंपोज, बिकॉज आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जी। म्यूजिशियन, कंपोजर। जी। मैं सारे गाने अपने खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ। अभी तक मैंने रिलीज नहीं किए हैं बहुत सारे गाने, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि यूएस टूर के बाद मेरा पहला गाना रिलीज हो रहा है, बैक टू बैक सब हो रहे हैं, बॉलीवुड भी हो रहा है, प्लेबैक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये जो आपने भी बॉलीवुड का जिक्र किया, मुंबई में आपका ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट जिसको लेकर आपको खास एक्साइटमेंट हो गया? तो मैंने रिसेंटली सोनी म्यूजिक साइन किया है। अच्छा। सोनी म्यूजिक इंडिया। एंड मेरा पहला गाना जो मैंने 2009 में लिखा था, जी। बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि उनसे कुछ भी हो, जैसे गिल्टी गाना है ना, ये डालना ज़रूरी था। मैंने कहा वो गाना डालना ज़रूरी है। अच्छा। तो वो पहला गाना रिलीज़ होगा, और उसके बाद जो मेरा सफ़र है वो गानों के साथ आपको दिखेगा। क्या बात है जी। तो वो कब हम उम्मीद करें, कब आएगा? 30 नवंबर को पहला गाना रिलीज़ होगा, उसके बाद हर महीने में एक गाना रिलीज़ करूँगा। क्या बात है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बहुत शुक्रिया और आपको। तरक्की करें और लोगों को अपने फ़न से राहत पहुंचाएं, कहना चाहिए, क्योंकि ये एक ख़ास तरह की कॉन्सर्ट्स जो हैं, ये अपनी तरह की कैथारसिस लेकर आते हैं। बिल्कुल। कब किसको क्या असर हो आपके एक गाने से आपको पता नहीं होता, ये लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, यही आपकी जीत होती है। जी। मतलब अगर आप बोलें कि एक सच्चा कलाकार कभी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, नहीं, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो बट संतोष जो उसको मिलता है। संतोष मिलता है वो बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं पहली बार ये शेर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। कल ही रात मैंने शेर लिखा है, और रिचा सामने बैठी है, उसने इरशाद। भी लिखा था, मुझे एक दो बार याद करना पड़ेगा।
हाँ, तो शेर 4 लाइनें हैं सिर्फ, जी। पर आप शायद मुझे जान जाएं उसके बाद, कि खैरात में मिले मुझे वो प्यार नहीं चाहिए, हम्म, अपने परिवार से मुझे दूर रखे मुझे ऐसा व्यापार नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, मुझे बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुकून दे देना, भगवान मुझे सारा संसार नहीं चाहिए। क्या बात है। नहीं, ये तो आपका फ़लसफ़ा है एंड आई एम श्योर हमारे सुनने वाले भी जो इस वक्त आपसे मुखातिब हैं उनको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत असरदार बात है और आप दुआ करता हूँ आप हमेशा ऐसे ही रहें और आपके पास इतनी ही शिद्दत और इतनी ही इंटेंसिटी रहे परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस है जी, और उसके लिए ऊपर वाले का और आपकी मेहनत दोनों इसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी भी अगर आप मुझसे कोई ये बात पूछता है जी कि आप क्या करते हो, जी। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं खुशियाँ बांटने का व्यापार करता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई मेरी 15 साल की ज़िंदगी में संघर्ष करते करते खुशियाँ कहाँ खो जाती हैं ये पता नहीं चलता किसी को। तो जब मैं स्टेज पे रहता हूँ, आई मेक श्योर कि एक एक इंसान, चाहे उसने 5 रुपये खर्चे हों या 5,000 या 5 करोड़, जी उनको सबको उतना सुकून आए कि घर जाके चैन से सोएं कि चल आज का दिन तो इस बंदे ने निकाल दिया, अब कल से दिन शुरू करेंगे। इतना मैं अगर कर पाऊँ अगर आप लोगों की ज़िंदगी में, तो बस दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया और वाकई आप सबसे गुजारिश है कि कल आप यहाँ तशरीफ़ लाएं मैट्रिक्स क्लब में जो नेपरविल इलिनॉय में है, शिकागो में, और आएँ और देखें सागर वाली कव्वाली। और वो कव्वाली से बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, क्योंकि कव्वाली सिर्फ एक बहाना है, उसके बहाने आप जो देखेंगे वो बिल्कुल एक अलग फ़न और एक अलग फ़नकार आपके सामने आएगा। तो आप सबकी आमद का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सागर, थैंक यू शुक्रिया सो आप मच सभी फॉर का जो टाइम। देख रहे हैं, आपका भी और आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूएस से मैं आके ऐसा तलफ़्फ़ुज़ किसी इंसान का मैंने देखा है, और आप अपनी रूट्स के साथ हैं। और आज तक इनफैक्ट मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा आज कि किस तरीके से एक शब्द को कहा जाता है। देखो, हर रोज़ कोई इंसान सीखता है। मेरे गुरु आप सभी हो, आप सभी। तो Thank यही you. मेरी इच्छा है लाइफ में, ऐसे ही सीखता रहूँ। और बस दुआ करना कि मैं तंदुरुस्त रहूं, और जब तक तंदुरुस्त रहूंगा तब तक आपको एंटरटेन करूंगा, ये आपसे वादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।